डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, m2y क्या होता है, r स्क्वायर क्या है। लो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो रूल है वो चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब ने पब्लिश किया था नियर अबाउट 1785 में ये रूल आया था। और इस रूल में हम दो चार्जेस के बीच में बात करेंगे। चार्ज रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, मूविंग चार्ज के लिए रूल वैलिड नहीं है। और ये रूल्स की कमाल की खूबी क्या होगी, वो सारी खूबी हम इसके अंदर देखेंगे। तो ये रूल नियर अबाउट कब पब्लिश हुआ था, जो पब्लिश हुआ था वो 1785 में पब्लिश हुआ था, ठीक से आ गया था। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो लिखा हुआ है इसको जो पढ़ने से पहले आप यहाँ देखो, इसका जो मैथमेटिक्स है वही इसकी थियरी है। उन्होंने बताया कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, कौन कौन से चार्जेस, पॉइंट चार्जेस हैं, और उनके बीच पॉइंट चार्ज, एक चार्ज Q1 ले लिया और एक चार्ज क्या ले लिया, Q2, और चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। चार्ज कैसे होना चाहिए, रेस्ट में। यानी दो चार्ज हैं, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उनके बीच में जो फोर्स था वो कैसा पाया गया, ये फोर्स पाया गया प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल पाया गया। और उनके बीच का डिस्टेंस के क्या पाया गया, इनवर्स पाया गया, यानी 1 क्या पाया गया, r स्क्वायर पाया गया। जब हम इसे इक्वेट करेंगे तो f इक्वल टू क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कह सकते हैं k टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। यानी ये जो आपके पास जो k है कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, जैसा हमें बताया जाता है या हमें बताया गया, ये दोनों टाइप का था। तो कहा गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा भी हो, ये अभी देखेंगे, बिटवीन द टू चार्जेस बॉडीज, यानी दो चार्ज बॉडी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस के प्रोडक्ट है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर है बिटवीन देम एंड एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यानी ये जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन पर लगेगा। कैसे लगेगा, क्या होगा, ये अभी बाद में। तो यहाँ पे समझो, F इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q1 Q2 आया, और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आया। तो F इक्वल टू क्या हो गया, K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो कि Q1 Q2 बाई क्या हो गया, r स्क्वायर। और जो K है वो बहुत अजीब सा लग रहा होगा आपको, जैसे R होता ना, R के ऊपर थोड़ा चोंच निकाल दो तो ये K बन जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम कैपिटल K नहीं बना सकते। कैपिटल K यहाँ पे किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है। आगे जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा, ये एक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिन्होंने नहीं पढ़ा आप इसकी यहाँ बात ही मत करो। अभी K फिक्स नोटेशन है, इसलिए हम K को यहाँ पे नहीं रख सकते, नहीं कांस्टेंट को K नहीं लगा सकते। छोटा K आप कह सकते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। तो अब मुझे क्या लेना है, एक नए डिजाइन का K जो कि R के जैसा होगा, इसको थोड़ा सा क्या करना, R को ऊपर बढ़ा देना, वो भी एक K हो जाता है। तो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जो K है वो एक नए तरीके से बनाएंगे। ये बड़ा इजी और कंफर्टेबल है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज ना हो कि भाई जो कैपिटल K है वो यहाँ पे मजबूरी, और स्मॉल K हमें किसी को लगे तो आप ये बना सकते हो। बट हमारे पास फोर्स क्या आ गया, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई क्या आ गया, r स्क्वायर, यानी फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इस K Q1 Q2 बाई क्या होगा, r स्क्वायर। कोई भी चार्ज अगर है और उनके बीच में फोर्स निकालना हो तो इस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी। चार्ज कैसे होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब क्वेश्चन आएगा कि पॉइंट चार्ज नहीं होंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर हम छोटा स्मॉल चार्ज कंसिडर करेंगे, यानी इंटीग्रेशन के थ्रू जाएंगे या फिर डिफरेंशिएशन के थ्रू जाएंगे, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। बट नॉर्मली ये जो रूल है किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए है, यानी पॉइंट चार्ज मतलब डॉट के जैसा, लेकिन हम यहाँ पे इतने बड़े बड़े बना के चलेंगे। ओके, तो इस फोर्स के बारे में और समझते हैं। तो जो इसका मैथमेटिक्स है, यानी ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसका मैथमेटिक्स है वही आपकी डेफिनेशन है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये अभी समझेंगे। ये डायरेक्शन के लिए आया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की बात करेंगे। बिटवीन द टू चार्जेस, चार्ज बॉडीज, यानी कोई भी दो चार्ज हो, बॉडी हो, उनके बीच में इस तरीके से आएगा, लेकिन पॉइंट चार्ज होना चाहिए। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ये हमारे पास रूल आ गया। अब मैं जरा इसकी और बातें करता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, आपके पास जो चार्ज है उनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू आई, F इक्वल टू आया आपके पास क्या आया, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या आया, r स्क्वायर। बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन होगा। हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन यानी इसके अंदर जो करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में जितना भी होगा, यहाँ डायरेक्शन की बातें हम अलग अंदाज में करेंगे। अलग अंदाज से मतलब यहाँ पे डायरेक्शन हम आप कह सकते हो देख के निकालेंगे,
या फिर हम किसी जुगाड़ से निकालेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली वो जो वेक्टर फॉर्म होता है उस तरीके से हम नहीं इसको यहाँ पे करेंगे। उसका अलग से एक वीडियो आएगा, उसके अंदर आपको मिलेगा कि डायरेक्ट यानी फोर्स के अंदर ही क्या रहेगा, डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल 10 आई कैप, तो आपका वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। तो इस तरीके का फॉर्मेट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम सिर्फ वैल्यू देखेंगे, यानी अभी जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं। और दूसरे केस में जब दूसरा वीडियो बनेगा तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शन देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इसके की जब हम वैल्यू सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या आता है, R स्क्वायर। सबको एज इट इज, ये जो इतना बड़ा कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपके पास होती है 9 × 10 टू पावर क्या होता है 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, R स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल किया जा सकता है, कब क्या इस्तेमाल होगा वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सब क्या है, उसी की वैल्यूज है। यानी ये जो आपके पास यहाँ पे कुछ ना है, 4 पता है, पाई पता है, Q1 Q2 हमें पता है पॉइंट चार्जेस, यानी Q1 Q2 क्या है आपके पास, ये क्या है पॉइंट चार्जेस, दोनों ही हो जाएंगे। R क्या है, R आपके पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इनके सेंट्रल डिस्टेंस लेना होगा, यानी डिस्टेंस पॉइंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन क्या है, पॉइंट चार्जेस। ये F क्या है, फोर्स। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास जो कांस्टेंट है, यानी जो K है, जो इसकी वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, पाई के बारे में पता ही होता है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस या फिर वैक्यूम। और इसका वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एयर या स्पेस के लिए होता है कितना, 8.85 10⁻⁻12। ये इसका वैल्यू है, एम के एस वैल्यू है, तो यूनिट के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को यूनिट चाहिए हो तो इसको यहाँ इसको नीचे ले लेना, तो यूनिट आ जाएगा कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपका यूनिट हो जाएगा। बट वैल्यू ध्यान रखना 8.85 10⁻12। तो ये आपके पास डेटा है, और इस यानी फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें इस कॉन्सेप्ट से जाना होगा, F = K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से। अब यहाँ पे समझते हैं कि फोर्स के साथ और क्या क्या है और किस तरीके से वेरिएशन है। इसके कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होंगे। देखो यहाँ फोर्स किस पर डिपेंड करने वाला है, चार्ज के प्रोडक्ट पर, यानी ये किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पर या प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या डिपेंडिंग फैक्टर आएगा, चार्ज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। दूसरा क्या आ रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तीसरा क्या आ रहा है आपके पास, ये एप्सिलॉन, ये पूरा जो है वो कांस्टेंट है और ये वाली वैल्यू मीडियम की प्रॉपर्टी है। और तीसरा पॉइंट क्या आएगा आपके पास, बोलो, मीडियम। यानी 3 फैक्टर जो हमें सामने दिख रहे हैं उन्हीं पे डिपेंड करने वाला है, किस पे, चार्ज पर नहीं, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पर, डिस्टेंस पर, और किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम। कि चार्ज कहाँ पे रखे हैं, पानी में रखे हैं, हनी में रखे हैं, घी में डुबा दिए गए, कहाँ पे हैं, उसके ऊपर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखो, यहाँ पे ये जो फोर्स है प्रोडक्ट पर डिपेंड कर गया, मीडियम पर डिपेंड कर गया और डिस्टेंस पर डिपेंड कर गया। ये फोर्स का नेचर कैसा है, इस फोर्स का नेचर दोनों कैटेगरी का पाया गया। कैसा, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, यानी ये अट्रैक्शन भी है इसमें और साथ में क्या है, यानी अट्रैक्शन एंड कैसा है, बोलो, रिपल्सन।
यानी रिपल, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, यानी दोनों करेक्टर पाए गए इसके, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई कब अट्रैक्टिव होगा और कब रिपल्सिव होगा। तो हम लोग जरा एक और नया पेज ले लेते हैं। फोर्स आया के Q1 Q2 बाई क्या है आर स्क्वायर, हम इसको पसंद करेंगे। इसके लिए किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंडिंग फैक्टर हमने देख लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और डिस्टेंस, तीसरा मीडियम। डिपेंडिंग फैक्टर डिपेंड ऑन डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा इसका वेक्टर फॉर्म का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपको ध्यान रखना होगा वेक्टर फॉर्म वहां से आपको ठीक से करना होगा। लेकिन यहां हमें क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन, क्योंकि ये ऐड नहीं होगा ऐसे, एक फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है पता है इन सबको, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, और वेक्टर है तो क्या चाहिए होगा, डायरेक्शन चाहिए होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन में क्या करना है, ये अट्रैक्टिव नेचर भी है इसका, और कैसा नेचर है, रिपल्सिव नेचर भी है। अब अट्रैक्शन कब होगा, जब अपोजिट नेचर हो, कैसा नेचर हो, अपोजिट नेचर, किसका नेचर, बोलो चार्ज का। यानी आप कह सकते हो जब प्लस माइनस हो तो उनमें अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन उसी लाइन पे होगा जिस पे रखे होंगे। तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, इधर को इस पे और इधर को इस पे, ये अट्रैक्शन हो गया। और रिपल्सन क्या होगा, कब होगा, जब डिफरेंट नेचर हो। डिफरेंट नेचर का मतलब क्या हुआ, अपोजिट नेचर, डिफरेंट नहीं, कैसे बोलेंगे, डिफरेंट ना बोल के क्या बोलो, सेम बोलो तो ज्यादा बेटर। क्या होगा, क्या कहोगे आप, सेम नेचर। अपोजिट मतलब डिफरेंट यहां पे आ जाएगा, तो नेचर क्या रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या फिर आपके पास क्या हो, नेगेटिव और नेगेटिव हो। तो देखो रिपल्सन यहां दूर को होगा इसी लाइन पर, अट्रैक्शन भी उसी लाइन पर होगा और रिपल्सन भी उसी लाइन पर होगा। इन शॉर्ट ये है कि अगर सेम आ जाए तो अट्रैक्शन मतलब पास बुलाएंगे एक दूसरे को, आ जाओ। और रिपल्सन होगा कब, जब धक्का लगाएंगे, यानी जब सेम नेचर के होंगे, या तो पॉजिटिव हो या फिर क्या हो, नेगेटिव हो। क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो आइडिया लगेगा किस तरीके से, लेकिन उसी लाइन पे अट्रैक्शन लेना और उसी लाइन पे क्या लेना है, रिपल्सन। अब देखो यहाँ इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें करते हैं। हम कहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, अगर कंपेयर किया जाए ये इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है ग्रेविटी से ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स के बारे में आपको पता होगा, उसका फोर्स जो आता है वो आता है Gm1m2 क्या होता है, आर स्क्वायर, वो पॉइंट मासेस के लिए होता है। तो यहाँ पे जो G की वैल्यू होती है, वहां पे जो G की वैल्यू लिखी जाती है 6.67, यानी जो आती है 10 टू पावर क्या आता है, -11 नेचर आता है। और यहाँ पे क्या है, इसका जो वैल्यू आया है 9 इंटू 10 टू पावर क्या, +9 है। तो ये वाला +9 है और ये वाला -11 है, इसलिए ये कांस्टेंट बहुत छोटा हो गया। माइनस पावर का मतलब वैल्यू बहुत छोटी हो गई, क्यों, क्योंकि 0.0000 तब 11, यानी ये बहुत छोटा हो जाता है। तो कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, क्योंकि ये पूरी तरह अलग डिफरेंट चीज है, मास अलग चीज है, चार्ज अलग चीज, लेकिन हम करते हैं कंपैरिजन। ऐसा इसलिए हम मान लेते हैं कि इतना हिस्सा इसका और इतना हिस्सा इसका क्या रखेंगे, अगर हम कांस्टेंट रखें तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अगर सेम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक वाला क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और काफी स्ट्रांग रहेगा। तो हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटी से कई गुना स्ट्रांग होता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये स्ट्रांग फोर्स है। यानी ग्रेविटी फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसके बाद ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करने वाला, मीडियम के लिए, यानी मीडियम पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो मीडियम अगर हम बदलेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, मीडियम पे डिपेंडिंग हो जाता है। और क्यों हो जाता है समझो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मीडियम में एक कांस्टेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं मीडियम में, क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये जब फोर्स का मीडियम बदला जाएगा तो डाई इलेक्ट्रिक क्या आएगा, एक नंबर, उस जो मीडियम होगा उसकी
प्रॉपर्टी बताएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक तरीके से इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है कि कोई भी मटेरियल कितना इंसुलेटर हो सकता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, या पोलराइजेशन का क्या करेगा, रेजिस्टेंस करेगा। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक, हम कहते हैं कि यहां से आपके पास जो रिलेशन मिलता है एप्सिलॉन, यानी जो आपके पास कांस्टेंट होता है मीडियम का, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम अगर निकाला जाए तो इसका वैल्यू एक कांस्टेंट आता है जिसे हम के बोलते हैं, यानी एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम इक्वल टू क्या आता है, के आता है। और इसी को हम रिलेटिव बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रिलेटिव। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है, जो कि रिलेशन पाया जाता है बिटवीन द मीडियम, यानी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम में क्या इस तरीके का रिलेशन आता है। क्या रिलेशन है ये, हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ स्पेस एयर का है, कितना वैल्यू होती है इसकी, अभी अभी लिखी थी, कितना 8.85 10⁻⁻12, और ये किसी मीडियम का है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। यही आपके पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, कांस्टेंट। अब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये इंसुलेटर के जैसा काम करता है, और इसकी वैल्यू के अंदर कमाल की खूबी पाई गई है कि के जो है हमेशा ग्रेटर देन क्या है, 1 है, एक से ज्यादा है। इसकी वैल्यू मेटल के लिए, अगर कभी मेटल आ जाए, मेटल के लिए के की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। मेटल के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ये हमेशा ही क्या है, एक से बड़ा नंबर है, और क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा। अब इसकी वैल्यू गिवन होती है 80 82, ये सारी वैल्यू आपके पास होती हैं, ये गिवन होती है। तो ये आपके पास क्या है, एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो कि एक नंबर है, जो कि एक बड़ा होगा, एक से वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी, जो कि रेशियो होता है किसका, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वैक्यूम इक्वल टू के होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है ये, रिलेटिव परमिटिविटी। ये आपके पास इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, स्पेस का कांस्टेंट, जो कि किसी मीडियम के साथ रिलेट हो गया, हवा यानी ये आपके पास एयर हवा का हो गया, दूसरा हनी वाटर गिलास या एनीथिंग मर्क्यूरी, सबके लिए किसी के लिए भी निकालोगे इसकी वैल्यू क्या आती है, एक से ज्यादा आती है। तो आपका जो फोर्स है इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। किस तरीके से डिपेंड करेगा, देखो यहाँ एफ इक्वल टू क्या है, अगर मैं लिखूं तो आपके पास है के Q1 Q2 बाई क्या है, बोलो आर स्क्वायर, और इसको अगर ओपन किया जाए तो ये आता है, यही फोर्स आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ ये जो है ना, जब किसी मीडियम में जाएगा तो ये मीडियम का इस्तेमाल होगा, और जब मीडियम का इस्तेमाल होगा तो यहां पे वैल्यू बदल जाएगी, और यहां पे जब वैल्यू बदलेगी तो फोर्स जब किसी मीडियम में जाएगा, यानी हमारे चार्ज किसी मीडियम में हो और फोर्स किसी मीडियम ने आपसे पूछा जाए, तो जो फोर्स की वैल्यू है वो बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, इस चीज का रीजन समझ लो कि फोर्स किसी मीडियम में अगर होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो। अब मैं इसको यहीं से हटा रहा हूं, और किसी मीडियम में फोर्स की वैल्यू हमेशा कम होगी, इस चीज को समझ लो। देखो यहां क्यों, एफ इक्वल टू क्या है आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या है, आर स्क्वायर। और आपके पास रिलेशन आ गया एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन वैक्यूम इक्वल टू के, ये आपके पास रिलेशन है। तो जब हम किसी, यानी ये चार्ज कहां पे, हवा में, इन्हीं चार्ज को उठा के मैंने क्या कर दिया, किसी मीडियम के अंदर डिप करा दिया, कोई मीडियम जिसका के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लिया, तो एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी, नया फोर्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एप्सिलॉन नॉट ना होके क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम लिखेंगे, क्या करेंगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, आर स्क्वायर करेंगे। तो देखो यहाँ अगर मैं इसकी वैल्यू वहां से रखूं
एप्सिलॉन ऑफ मीडियम जो होगा वो क्या होगा, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ऑफ एयर के रिस्पेक्ट में, यानी वो वैल्यू यहाँ से यहाँ रखेंगे तो क्या होगा 1/4 पाई, वहां से ये वैल्यू आ रही है, यानी इसकी जगह रिप्लेसमेंट हो रहा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अभी देखो इसको ध्यान से पहचानो, ये आपके पास क्या बन गया, ओरिजिनल वाला बन गया। तो ओरिजिनल फोर्स का क्या आएगा, के टाइम्स, के नीचे आ गया और के नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, के की वैल्यू क्या पाएगी 1 से बड़ी पाएगी, और 1 से बड़ा है तो हमारा फोर्स मान के चलो, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू मैं 10 कह दूं, ये 2 है तो आंसर 5 हो जाएगा। पहले फोर्स 10 था और डिवाइड होकर कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा कि फोर्स डाउन कम हो रहा है, यानी किसी भी मीडियम में फोर्स, बाकी चीजें अगर कांस्टेंट रखी जाए, क्या डिस्टेंस और चार्ज की वैल्यू अगर कांस्टेंट रखी जाए, तो मीडियम अगर बदलोगे तो फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फोर्स में नीचे एक नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएगा के। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको करना क्या होगा, तो इस सब में कुछ नहीं करना, एक छोटा सा चेंज कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और वो चेंज क्या होगा, फोर्स का जो फॉर्मूला है ना 1 क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है ना। अगर ये किसी मीडियम में जाए तो वहां पे के डाल देना, बस आपका यही फोर्स किस में हो गया, किसी मीडियम में हो गया। क्यों ऐसा हो रहा समझ जाओ, क्योंकि हमारे पास जहां पे एप्सिलॉन नॉट है उसको हम क्या लिख देंगे, के एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, तो वो जो भी कुछ हवा में हो रहा होगा वो सीधा सीधा कहाँ हो जाएगा, मीडियम में हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पे हम एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करते हैं वहां पे एप्सिलॉन नॉट मीडियम इस्तेमाल करेंगे, जिसका वैल्यू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी जो हमारा जिस प्लेस पे, आपको यही ध्यान रखना है तो बेहतर रहेगा, जिस प्लेस पे हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं वहां पे के डाल देना, मतलब जो है तो है उसमें के और लिख देना, तो वही फोर्स कहाँ चला जाएगा, मीडियम में हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलेशन आपके पास है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इक्वल टू के, सॉरी एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम इक्वल टू के आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इक्वल टू क्या आएगा, के टाइम्स ऑफ, क्योंकि जब हम मीडियम का इस्तेमाल करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी। तो हमें शॉर्टकट ध्यान रखना है कि जहां पे भी एप्सिलॉन नॉट लिखा हो वहां पे सिर्फ क्या लिख दो, जो लिखा है वो तो लिखा ही रहने दो, साथ में के का मल्टीप्लाई और कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो चलते हैं वापस, तो फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरीके से डिपेंड करेगा मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूं, फिर हम लोग कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। तो देखो जरा, आपसे अगर कहा जाए कि एयर में फोर्स, सपोज करो एयर में फोर्स कितना है आपके पास, F इन एयर, यानी 2 चार्जेस हैं जिसमें फोर्स की वैल्यू सपोज 80 न्यूटन का है, और उन्हीं चार्जेस को उठा के किसी मीडियम में डाल दिया गया, सब कुछ सेम रखा गया, डिस्टेंस, पोजीशन, एक Q1 और Q2, और यहाँ पे के की वैल्यू आपको दे दिया गया 2 है, ये कांस्टेंट यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, तो सिर्फ वैल्यू इस्तेमाल करना है। तो नया फोर्स बताओ, ये एयर का फोर्स था, यानी यही चार्ज अब हवा में रहे होंगे, सब कुछ सेम है, R एक पॉइंट चार्ज Q1 दूसरा Q2, तो यहाँ पे फोर्स F है और किसी मीडियम में डाल दिया तो मान लो F हो गया, F डैश कह दिया इसको। तो एयर का जो फोर्स होता है ना, बाकी अगर सब कुछ कांस्टेंट तो उसको के से डिवाइड कर दो, आपका मीडियम का आ जाएगा। तो एयर का कितना है 80 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा 40, मीडियम में 40 हो जाएगा, काम खत्म। यानी करना, क्वेश्चन करना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखी गई हैं। जैसे यहाँ पे इसको अगर मैं इलाबोरेट करके करूं तो आप क्या कहोगे 1/4 पाई क्या रहा होगा एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा R स्क्वायर, ये एयर का रहा होगा। और जब आप मीडियम में आओगे तो फिर से क्या होगा 1/4 पाई, अब देखना एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या ले लेंगे के एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि ये के का काम कर गया, क्या आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा R स्क्वायर। अब इतनी वैल्यू को देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यानी F डैश, ये नीचे 2 बच जाएगा, और इस पूरे हिस्से को हम क्या लिखेंगे एयर का फोर्स बाई 2 हो जाएगा, तो 80 बाई क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 न्यूटन। ध्यान रखना कि जो एयर की वैल्यू है उसको के से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीजें क्या हो कांस्टेंट, और बाकी सारी चीजें बदलेंगी तो फोर्स का आपको रिजल्ट अपने हिसाब से चेंज करना होगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से। चलो खैर एक स्टेप और आगे चलते हैं, तो हम लोग वापस चलते हैं यहाँ से। देखो फोर्स कहाँ पे डिपेंड कर रहा था, मीडियम पे। मीडियम के बारे में समझ लिया कि एक क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जो कि आपकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बताएगा मीडियम का, जो कि नंबर 1 से बड़ा होता है, और उसका रिलेशन भी हमने देख लिया। डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, ये 3 फैक्टर हैं इसके। बाकी डायरेक्शन, अट्रैक्शन कब होगा जब अपोजिट होगा, रिपल्सन कब होगा जब सेम रहेगा। अब
अब समझते हैं कि अट्रैक्शन रिपल्सन किस तरीके से इस्तेमाल होगा, अभी देखेंगे। आपको ये पॉइंट ही ध्यान रखना, सेम में क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। इसके लिए और भी बहुत सारी बातें करते हैं हम, कहते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज यानी ये जो फोर्स है वो कैसे किसी बॉडी पे आ जाए तो बॉडी के सेंटर से पास होगा, यानी ये आप कह सकते हो किस तरीके से है, ये कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का क्या मतलब हुआ, कंजर्वेटिव का मतलब हुआ कि यहाँ पे एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अब देखो यहाँ इस फोर्स का कमाल का नेचर है कंजर्वेटिव, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी ये फोर्स फ्रिक्शन के जैसा नहीं है कि एनर्जी को क्या कर दे, लॉस कर दे, ये एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दो फॉर्म की होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अगर आपका ये 10 होगा और ये 0 है तो मैकेनिकल 10 होगा, अगली बार ये 5 होगा तो ये 5 होगा, ये 7 होगा तो ये 3 होगा, यानी ये आपका कॉम्बिनेशन रीअरेंज होगा। लेकिन इधर आंसर हमेशा क्या आएगा, 10। कंजर्वेटिव का नेचर ही होता है कि मैकेनिकल को क्या करे, लॉस ना करे, तो ये लॉस नहीं करेगा, किसका, मैकेनिकल का, यानी कंजर्वेटिव नेचर का है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में कहीं ना कहीं हमसे या पर्टिकुलर इसके अंदर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का अपना नए फॉर्मेट आएगा, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी हमें पढ़नी होगी। चलो अगली प्रॉपर्टी, यानी कंजर्वेटिव इन क्या कहेंगे, नेचर, यानी कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे नेचर का है, कंजर्वेटिव नेचर का है। अब जहां पे कंजर्वेशन या कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स होते हैं, वहां पे जो वर्क होता है, यानी वर्क जो होता है वो आपका क्या है, पाथ से कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। पाथ से कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। यानी आपका जो इस पर्टिकुलर फोर्स का जो वर्क होगा, जो कि डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो जो वर्क होता है कंजर्वेटिव का वो हमेशा क्या होता है, इनिशियल और फाइनल। जैसे ग्रेविटी में कहते हैं ना हम कि हम यहां से यहां तक जो अगर हम h हाइट ऊपर आए तो वर्क कितना होगा, mgh होगा। फिर चाहे पूरी दुनिया घूम के यहां तक आओ, वर्क mgh ही काउंट होगा। तो यहाँ पे भी जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा, इनिशियल और फाइनल, यानी पाथ से इंडिपेंडेंट होगा और पॉइंट पे डिपेंड होगा, इनिशियल और फाइनल, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट में बताया जाता है। फिलहाल हम यहाँ से एक स्टेप और पीछे चलते हैं। यहाँ पे कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हमने। कैसा हो गया, फोर्स डिपेंडिंग फैक्टर हो गया, डायरेक्शन हो गया, और क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। अभी मैंने आपको बोला है इस यहाँ पे कि मैं इसका वेक्टर फॉर्म कराऊंगा, यानी वेक्टर फॉर्म, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नहीं लिया है। इसका वेक्टर फॉर्म में अगले वाले वीडियो में लूंगा तो फिर आपको देखने को मिलेगा। तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो मैं यहाँ पे बता जरूर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है वो वीडियो ना देखें। तो वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मेट होता है वो आपके पास KQ1 Q2 बाई क्या हो जाता है, R क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, R कैप हो जाएगा, एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब पोजीशन R स्क्वायर रहेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे R स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे R कैप रहेगा। और अगर यहाँ पे इसको ओपन किया जाए तो R क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, वहां पे R का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा KQ1 Q2। अब इस तरीके का फॉर्मेट, ये सब क्या है ये हम बाद में देखेंगे, जस्ट आपके लिए कि किस तरीके से ये फॉर्मेट क्या होगा, वैरी करेगा, तो ये वहां पे वेक्टर फॉर्म में आएगा। अभी फिलहाल मैं इसको हटाता हूं, ये हमें करने की अभी जरूरत नहीं है, तो उस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव किस तरीके से इस्तेमाल होगा वो देखो। पहला क्वेश्चन, हम अगर ट्रायंगल के क्वेश्चन लूं, यानी हम लोग अगर ट्रायंगल के क्वेश्चन लेते हैं तो किस तरीके से सॉल्व होंगे। देखो यहाँ एक चार्ज आपके पास क्यूब है, एक क्यूब है और एक और क्यूब है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए है, और क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज पर। तो देखो यहाँ प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा।
तो यहाँ पे जो फोर्स बनेगा वही फोर्स यहाँ पे बनेगा, और इसके बीच में इक्विलेटरल है तो एंगल ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और दो वेक्टर को अगर ऐड कर दिया जाए तो यही आपका फाइनल आंसर है। अब आप इसको सॉल्व करो, यानी दो वेक्टर को अगर ऐड करो तो एफ नेट जो आएगा वो आर वाली मेथड से एडिशन होगा, अंडर रूट क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या आएगा कॉस थीटा। तो मैं इसका शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा, यहां से इसी का जो एक रिजल्ट होता है कि वैल्यू अगर सेम हो, यानी ये एफ है ये एफ है, तो इसी का आंसर होता है 2f cos θ/2। ये आपको वेक्टर में जाकर मिलेगा। कंडीशन है यार ए और बी की वैल्यू सेम हो, और किसी एक को ए बोलो और एक को बी हो, वैल्यू सेम है तो ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो आंसर आएगा 2f cos θ/2। 60 का आधा यहाँ पे कितना होगा 30 इस्तेमाल होगा, तो 2f cos 30 कितना होगा √3/2, ये कट जाएगा, आंसर क्या होगा f√3। ये आपका फाइनल आंसर है। अब f की वैल्यू किसी भी एक की वैल्यू लिख दो, f की वैल्यू क्या आएगी k q q, यानी दो चार्ज, यहाँ पे q स्क्वायर भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस से, डिवाइडेड बाय क्या होगा आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ए लिया तो आप ए स्क्वायर कर सकते हो, बट मैं आर ही रखूंगा। तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू √3, ये आपका आंसर हो गया। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्शन हमेशा वेक्टर से पूछी जाएगी, तो सिमेट्री है तो ये बिल्कुल मिड में पास होगा। इससे भी कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर, इससे भी कितना डिग्री पर 30 डिग्री पर। अदरवाइज कुछ कम ज्यादा होते तो क्या करते, कम ज्यादा होते तो हम फिर वेक्टर का फॉर्मूला लगा के यहाँ से निकाल लेते कि भाई एक से कितने डिग्री पर और दूसरे से कितने। तो डायरेक्शन यहाँ पे आईजे के फॉर्म में नहीं निकालते, इस तरीके की कैटेगरी में, इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्शन या तो एक इस फैक्टर से पूछेंगे या उससे। तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट बना है, यानी जो हमारा एफ वो यहाँ पे है, जो कि मिड में होगा एग्जैक्टली यहाँ पे कितने डिग्री पर होगा 30 किसी एक से, 30 किसी दूसरे से। अब फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सर चार्ज की वैल्यू बदल दें तब क्या होगा। तो देखो यहाँ हम लोग वैल्यू बदल लेते हैं चार्ज की और फिर देखो क्या होता है। देखो यहाँ कुछ हिस्सा मैं हटा देता हूँ और फिर बदल के देख लेते हैं। देखो अगर मान के चलो आपके पास इसी के अंदर ये चार्ज कैसा हो गया नेगेटिव हो गया, तो देखो ये आपकी लाइन जॉइनिंग है, प्लस प्लस है तो क्या होगा इसके बीच में फिर से रिपल्सन होगा, और इसके बीच में क्या होगा फिर से क्या होगा ये प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या होगा अट्रैक्शन होगा जो कि इधर को होगा। तो अब ये वाला देखो ये एक वेक्टर आपके पास ये एफ है, वैल्यू दोनों की सेम है और चार्ज के साइन इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हम वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर नेट फोर्स निकाल रहे हैं। तो एफ नेट कितना होगा, फिर से वही देखो ये एफ है और ए एफ है तो रिजल्ट लगाएंगे 2f, इसके पहले मैंने अभी लिखा है 2f cos क्या आएगा θ/2। साइन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा दी है इधर, तो साइन की जरूरत नहीं है। 2f डालो और cos ये वाला एंगल इस्तेमाल होगा, पूरा एंगल 180 होगा, 60 चला गया तो कितना होगा 120 इस्तेमाल होगा, और 120 की वैल्यू यहाँ डालोगे तो 60 हो जाएगा, तो cos 60 इस्तेमाल होगा। तो 2f cos 60 कितना होता है 1/2 होगा, यहां से कटेगा f, आंसर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर लिखे तो वहां से कहीं से भी लिख दो, ये वाला या ये वाला, तो f k q q बाई क्या आएगा बोलो a स्क्वायर या r स्क्वायर, जो जिसको लिखना है लिख सकते हो। फिर से वही चीज कहां पे होगा, तो फिर से ये वाला और ये वाला सेम है तो इसका रिजल्टेंट फिर से मिड में निकलेगा, इससे भी कितने डिग्री 60 डिग्री, इससे भी कितने डिग्री 60 डिग्री। क्या हर बार ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं, हर बार अलग अलग होगा। इसमें आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं आता तो उसका मेथड हम वेक्टर से निकालेंगे कि कितने डिग्री पर होगा, वो एक बात का मैटर है, पहले वैल्यू निकालना सीखो। एफ इक्वल टू क्या आएगा के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, इस तरीके का डायग्राम बनेगा और ये इसका रिजल्टेंट होगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये कि यहाँ पे साइन नहीं लेना है इस सिचुएशन में। साइन आप दूसरा जब हम वेक्टर फॉर्म से इसी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो साइन हमें लेना पड़ेगा, फिर वहां पे पोजीशन वेक्टर का रोल आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई रोल की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन साइन नहीं लेना तो करना क्या है, तो फिर यहाँ एरो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सेम चार्ज है तो रिपल्सन, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन। तो ये जो एरो है ना वो ध्यान से बनाना है, रिपल्सन में दूर को बनेगा, अट्रैक्शन में पास को बनेगा। तो देखो इस पे इस तरीके से, इसी क्वेश्चन में अगर मुझे इस पे निकालना होता तो देखो यहाँ अगर सेम टू सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, कंडीशन अब बदल जाएगी, ये माइनस क्यू है,
ये क्यूब है और ये क्यूब है, तो देखो यहाँ इस पे यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, इसके यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे एंगल फिर से 60 होगा, तो ये एफ है, ये एफ है, तो इन दोनों को जब एडिशन होगा तो आंसर f√3 आएगा। इससे पहला वाला क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन से पहले जो करा है उसका आंसर क्योंकि इधर आया था वही वाला बिल्कुल वैल्यू आएगा, क्योंकि एक फोर्स एफ है, एक एफ है, और दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पे हो तो आंसर क्या आता है f√3, चाहे तो लर्न कर लेना। यानी इक्वल वेक्टर अगर 60 डिग्री पे आ जाए तो आंसर, उनका जो आंसर निकलता है वो क्या आता है f√3। किसी को करना हो तो कर सकते हो। f इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट से निकालना पड़ेगा, a² + b² प्लस क्या होगा 2ab, क्या आएगा cos थीटा, जो कि 60 इस्तेमाल करोगे तो सीधा सॉल्व हो जाएगा। इसी का जो दूसरा रिजल्ट इक्वल के लिए आ जाएगा 2f, क्या आएगा cos θ/2। θ/2 मतलब ये वाली रिजल्ट यहाँ लगाओगे जो कि पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया गया, आंसर वही आएगा। यहाँ हम आंसर के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ हम इंटरेस्टेड है एरो के लिए। इसका एरो यहाँ, इसका एरो यहाँ, तो रिजल्टेंट फिर से यहाँ पे मिड में आएगा, जिसका आंसर क्या होगा f√3 होगा। इस पर फोर्स हो गया, इस पर फोर्स हो गया, इस पर जरा देखो कहाँ बनेगा। तो देखो जब हम इसकी बात करेंगे इस वाले पे सेम कंडीशंस में, अगर सेम कंडीशन में आप बात करो तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चार्ज कैसा है पॉजिटिव है, ये चार्ज कैसा है आपके पास -q है, और ये चार्ज कैसा है आपके पास +q है। तो देखो प्लस प्लस को रिपल करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ये वैल्यू f है, ये वैल्यू f है, तो रिजल्ट यहाँ पे फिर से वही आएगा 120 वाला। यानी ये वाली सिचुएशन आएगी, एंगल उधर की साइड 120 इन्वॉल्व होगा, आंसर क्या आएगा f आएगा। तो डायरेक्शन किस तरीके से निकालना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सेम चार्ज रहेंगे तो क्या रहेगा, उसी लाइन पे हम दूर को दिखा देंगे, और अपोजिट रहेंगे यानी तो उसी लाइन पे कहाँ अट्रैक्टिव दिखा देंगे। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी हमने किया है, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। और ये आपको फोर्स की कैटेगरी यानी किस तरीके से फोर्स एक्ट होगा, किस तरीके से उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अभी, यानी हम और क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।